सुप्रभात। आप सभी का विद्या भारती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं पारुल महेश्वरी भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आपको ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तम विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, प्रकरण प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश के बारे में समझाने जा रही हूँ। आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर कहीं बहुत अधिक गर्मी, कहीं कहीं बहुत अधिक सर्दी, मिले जुले मौसम का भी अनुभव करते हैं। आप ये कयास लगा सकते हैं कि अगर कड़कड़ाती सर्दी में आपको रहना पड़े तो आप किस तरह से रहेंगे। तो आप कभी ऐसा विचार करके देखिए कि अगर ऐसी स्थिति में आपको कहीं रहना पड़े तो आप कैसे वहाँ पर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे ये दो प्रदेश आते हैं, टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पर बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती है और वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, आप इस पाठ के माध्यम से ये जानेंगे। टैगा प्रदेश के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी स्थिति एवं विस्तार बताना चाहूँगी। आप यहाँ पर मानचित्र देख रहे हैं। मानचित्र में आपको जो ये लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये लाइन जो पड़ी हुई हैं, ये आपका टैगा प्रदेश, इसकी स्थिति विस्तार के बारे में आप समझें कि ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उसके मध्य स्थित है। और उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा आता है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर और यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर और उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक ये फैला हुआ है। यहाँ इस प्रदेश की जो अब बात करते हैं जलवायु के बारे में, इस प्रदेश की जलवायु विषम है। शीत ऋतु में लंबी कठोर सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात भी होता है। नदियाँ और जलाशय यहाँ पर 6-7 महीने तक जमे रहते हैं। बर्फ़ से वो ढके रहते हैं। और संसार का जो शीत ध्रुव जो कहलाने वाला प्रदेश है, कहलाने वाला जो नगर है, वो कौन सा नगर है? बर्खोयास्क नगर। बर्खोयास्क नगर यह प्रदेश साइबेरिया में है। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो संसार का शीत ध्रुव नगर है वो कौन सा है? बर्खोयास्क नगर, जो कि साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है और जल जो है वहाँ पर बर्फ़ के रूप में जमा रहता है, हिम के रूप में वहाँ पर जमा रहता है। तो जब यहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ती है या जब सर्दी अधिक पड़ती है तो जो साइबेरिया के पक्षी हैं वो वहाँ से कई किलोमीटर की दूरी तय करके मैदानी भागों में, इधर भारत के जो मानसूनी प्रदेश हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उड़कर आ जाते हैं। और जिस तरह से मौसम का जब वहाँ थोड़ा नॉर्मल होता है, जब वहाँ नरम जलवायु होती है, तो यहाँ से फिर वापस वो अपने नगर वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं वो शंक्वाकार पाए जाते हैं। शंक्वाकार क्यों पाए जाते हैं? जिससे कि जो बर्फ़ पड़ती है वो उनकी पत्तियों पर ना पड़े बल्कि वो गिर जाएं। शंक्वाकार होते हैं जो नीचे से चौड़े और ऊपर से नुकीली पत्ती वाले होते हैं। इस आधार पर इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। यह वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। सदैव ये हरे भरे रहते हैं और जो इसकी लकड़ी है वो बहुत ही मुलायम होती है, जिसका उपयोग बच्चे लुगदी वगैरह बनाने में करते हैं। लुगदी बनाकर उसका कागज़ बनाया जाता है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही ऐसे शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। इसमें इन वनों में जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो हैं चीड़,
सेडार, स्प्रूस, फर, बाल्सम, रेडवुड आदि ये प्रमुख वन हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ देखें आप, दक्षिणी गोलार्ध जो नीचे का हिस्सा है ये दक्षिण का आता है, ऊपर का एरिया उत्तरी है और नीचे का दक्षिणी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो के मध्य जो ये पार्ट है, जो हिस्सा है, ये आपका जलमग्न है, ये सारा जल से भरा हुआ है। तो यही कारण है कि टैगा प्रदेश अत्यधिक ठंडे हैं। टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश का ठंडे होने का कारण यही है, यहाँ पर जीवन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर जीवन यापन नहीं किया जा सकता। ये मैदानी क्षेत्र जो आते हैं वो आते हैं टैगा और टुंड्रा प्रदेश, जो कि बहुत बर्फ से पूरा वर्ष भर ढके रहते हैं। अब जानेंगे इसकी मिट्टी के बारे में। वनस्पति आपने समझी, यहाँ पर अब जानेंगे हम इसकी मिट्टी के बारे में। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ जमा रहने के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं बल्कि पथरीली होती है, जिससे कि यहाँ पर खेती या इस मिट्टी में खेती करना असंभव है। यानी यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ है, जिसे धूसर या पौडजोल भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब आगे बात आती है जीव जंतुओं की। तो इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि इनके शरीर पर मोटी खाल और लंबे लंबे बाल होते हैं, ये जिससे कि इसकी जो शीतलता है उसकी कठोरता को वो सहन कर सकें। यहाँ पर अधिकांश जंतु मोटी खाल वाले और घने बाल वाले होते हैं और इसीलिए इन्हें समूरदार जानवर कहा जाता है। इनमें मुख्य जो पशु हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, आप देखिए, रेंडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारासिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया, जिन्हें समूरधारी जानवर कहा जाता है। यहाँ का जो मौसम जब परिवर्तन होता है तो जीव जंतुओं के आहार की भी समस्या होती है। कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में रहते हैं। शीत निद्रा जैसे आप अपने घरों में भी आप जानते हैं, जब कभी सर्दी होती है तो छिपकली को आप देखते हैं कहाँ, दिखाई ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो शीत निद्रा में चली जाती हैं, जिससे कि जो कि भूमि के नीचे निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली है, मेंढक है, ये जाड़ों में भूमि के नीचे चले जाते हैं या छिप जाते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं और वे बर्फ से ढकी हुई झाड़ियों में अपना आहार ग्रहण करते रहते हैं। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं। जैसे बीवर एक पशु है, वो अपना आहार पहले से ही इकट्ठा करके रखता है। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश की जो मौसमी स्थानांतरण जब होता है तो उसमें कर जाते हैं, कि जैसे हिरन है, बारहसिंगा है, ये सब जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में, आपको अभी मैंने बताया कि साइबेरिया में जो पक्षी हैं इधर उड़ने वाले, वो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शरण लेते हैं और जब ग्रीष्मकाल आ जाता है तो ये पुनः अपने साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। जाने अब यहाँ के मानव जीवन के बारे में। तो इस प्रदेश के 6-7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने के कारण ग्रीष्मकाल में कम अवधि और अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां ऐसी रहती हैं, लकड़ी की कटाई, चराई, ये सभी यहाँ खानों से खनिज निकालने का काम, या अब कुछ नई बस्तियाँ भी वहाँ पर स्थापित हो गई हैं, तो इस तरह से वो मशीनों के द्वारा कटाई भी यहाँ पे मशीनों द्वारा की जाती है, क्योंकि वहाँ
मानव के लिए कार्य करना अत्यंत कठिन है, इसलिए जो वहाँ पे कटाई होती है वो मशीनों द्वारा होती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी बनाकर लुगदी, कागज़, दिया, सिलाई, खंबे, फर्नीचर आदि जो बनाकर उसके पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के पूर्वी भाग में जल विद्युत की जो सुविधा है वो सुविधा होने के कारण यहाँ पर वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ आप जानेंगे कि कनाडा वॉरस जो है, जैसे उन पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं और लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। रॉल, टारपीन का तेल आदि विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ भी ये कनाडा वॉरस में जो पेड़ों से मिला हुआ लीसा है उससे तैयार किया जाता है। यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी अपना जीवन यापन करते हैं। श्वेत लोमड़ी या कहना चाहिए मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूह के फार्म यहाँ कनाडा व रूस में स्थापित किए हुए हैं और इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश के सीमा पर जौ, राई, आलू आदि उत्पन्न किया जाता है और जो साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश दक्षिण सीमा पर स्थित है। यहाँ के जो वन प्रदेश हैं इनके दक्षिण सीमा पर रेल का भी जो यातायात का साधन है वो अभी बनाया गया है। आगे हम जानेंगे टुंड्रा प्रदेश के बारे में। आप यहाँ टुंड्रा प्रदेश में भी हम इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कोई भी आपका प्राकृतिक प्रदेश होता है, प्राकृतिक प्रदेश में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी स्थिति और विस्तार को समझना होता है। उसके बाद जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जीव जंतु, मानव जीवन आदि के बारे में और वहाँ का विकास, इस सभी के बारे में हमें जानना होता है। तो टुंड्रा प्रदेश में आप ग्लोब पर यहाँ देखें मानचित्र पर कि ये भी उत्तरी ध्रुव से यानी उत्तरी ध्रुव 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक के मध्य स्थित है। ये टैगा प्रदेश के से बिल्कुल लगे हुए, ऊपर आपको ये मानचित्र में दिखाई दे रहा है क्रॉस की जो आपको यहाँ पर बताया गया है, ये सारे आपके टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। यानी ये और भी अधिक बर्फ से ढके होते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हिमपात अधिक होता है और हिमपात होने की वजह से ये प्रदेश बहुत अधिक ठंडे होते हैं। वास्तव में यह आर्कटिक महासागर, यहाँ ये आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर से का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका हुआ होता है। तो ऐसे प्रदेश ये टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यह भी 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती एक पतली पट्टी के रूप में यहाँ पर फैला हुआ है। ये टैगा प्रदेश के जस्ट आपको ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये टुंड्रा प्रदेश है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई महीने तक लगातार यहाँ पर रात ही रहती है। यहाँ सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ पर कई दिन तक लगातार या फिर दिन ही रहता है, जब लगातार एक ही स्थिति में यहाँ पर कभी रात ही रात रहती है और कभी कभी यहाँ पर लगातार दिन ही रहता है। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं, तो जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई यहाँ पर लगातार सूर्य अस्त ही नहीं होता। तो ये टुंड्रा प्रदेश में ही ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में कैसे जीवन निर्वाह किया जाता होगा, जब जहाँ पर लगातार 3 महीने सर्दी मीन्स सूरज जो है वो नज़र ही नहीं आता और 3 महीने जब सूरज
दिखाई देता है तो केवल दिन ही दिन नज़र आता है। ऐसी स्थिति में भी कुछ जातियाँ वहाँ पर रहती हैं। सर्दी के महीनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ और समुद्र भी सब जम जाते हैं। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात होता है। आप अब जानेंगे यहाँ की वनस्पति के बारे में। वनस्पति यहाँ पर कैसी मिलती है? वनस्पति के उगने की यहाँ पर मतलब नमी और ताप की यहाँ पर आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर देखने के लिए कम मिलता है। और टुंड्रा क्षेत्र में नमी तो खूब है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें कम पहुँचती हैं, इसलिए वहाँ पर नमी अत्यधिक है, लेकिन ताप की कमी है। इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाती। यहाँ पर वही वनस्पतियाँ उगती हैं जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश की कमी तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार और 5 से केवल 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। झाड़ियाँ भी यहाँ पर उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ़ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इनमें आर्कटिक विलो, आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर के ये कहलाते हैं आर्कटिक विलो नामक झाड़ी यहाँ पर प्रमुख है। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्थ एवं एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं, और जो कि यहाँ पे रेंडियर जो एक पशु है उसका मुख्य भोजन है। यहाँ के जीव जंतु के बारे में जानेंगे। जीव जंतु आपके जो यहाँ पर अत्यधिक ठंडी जो सहन कर सकते हैं उन पशुओं के नाम हैं रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बेल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अत्यधिक जो कठिन ठंड पड़ती है उसमें भी ये जीवित रहते हैं। मस्क बेल जो है वो स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु होता है, जिसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है और जो अत्यधिक ठंड के से उसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है तो वो उस जो जितनी सर्दी वहाँ पड़ती है उसको सर्दी के अकॉर्डिंग अपने शरीर को वो बना के रखता है कि उस जो स्थिति जैसी भी वहाँ पे जलवायु है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। आर्कटिक लोमड़ी, उसके शरीर पर भी घने बालों का दोहरा आवरण होता है, जिस कारण वह शून्य से भी जो 50 डिग्री सेल्सियस तक वो ठंड को सहन कर लेती है। ध्रुवीय भालू है, कैरिबू है, इनके पैर का जो निचला भाग होता है उसमें मोटे गद्देदार होता है, जिससे होकर उनके शरीर की गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकल पाती और उनके शरीर को वो गर्म बनाए रखती है। इतनी सर्दी में भी उस वातावरण को वो झेल पाते हैं। इस तरह वह ठंड से बच जाते हैं। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वालरस यहाँ पर निवास करते हैं, जो मई और जून के महीनों में यहाँ इस स्थल पर आ जाते हैं। यहाँ के जानेंगे मानव जीवन के बारे में। तो मानव जीवन टुंड्रा प्रदेश में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य में रहने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। उन्हें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड, यहाँ आपको जो जनजातियाँ देखने को मिलती हैं वो किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो जो निवासी हैं वो एस्किमो, फिनलैंड के लैप, फिनलैंड में जो है वो लैप कहलाते हैं, और साइबेरिया के जो याकूत कहलाते हैं। साइबेरिया में रहने वाले याकूत कहलाते हैं, फिनलैंड में रहने वाले यहाँ पर लैप कहलाते हैं, और जो निवासी यहाँ ग्रीनलैंड में रहते हैं वो एस्किमो कहलाते हैं। यहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, तो जिन्हें इग्लू कहते हैं। आपने
बनाया भी है, आपने पुस्तिका के माध्यम से देखेंगे कि एक इग्लू आपने बनाया होगा, अपनी बुक में अपने नोटबुक में नोट करके आपने देखा होगा, उसका चित्र भी बनाया है। तो वो किस तरह से एक ढाल की तरह होते हैं, गोलाकार स्थिति में बनते हैं जिस पर कि बर्फ़ नहीं ठहरती। इग्लू में बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग उसको भीतर से जानवरों की खाल से ढक देते हैं, अंदर खाल उसकी लगा लेते हैं जिससे कि अंदर गर्मी बनी रहती है। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए भी खालों का ही प्रयोग करते हैं, जानवरों की खालें पहनकर ही ये रह पाते हैं। आप जानते हैं कि टुंड्रा क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती है, तो यहाँ पर खेती करना असंभव है, इसलिए यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर आधारित हैं। तो ये लोग मछली, सील, व्हेल, वॉलरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है। ये लोग शिकारों के लिए जिन जानवरों का शिकार करते हैं वो किस तरह से करते हैं, किस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं हार्पून। हार्पून व तीर कमान से उनका जंगली जानवरों का ये शिकार करते हैं। और जो ये नाव का प्रयोग करते हैं, जिस नाव में शिकार के लिए जब ये नाव का प्रयोग करते हैं तो जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है, हड्डियों के ऊपर खाल मढ़कर बनाई जाती है और उसको कयाक कहते हैं। इन नावों को क्या कहा जाता है? कयाक। ये कुछ प्रश्न हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको बीच बीच में मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो नाव है, नाव को चलाने के लिए जो नाव है यहाँ की, वो किससे बनी होती हैं? खालों से मढ़ी होती है। जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की ही खालों को मढ़कर इनकी नाव तैयार की जाती है और इन नाव को कयाक कहा जाता है। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल पहनकर निकलते हैं और जब वो कई बार जो अब जानवरों के ऊपर भी रोक लगाई गई है, तो ये अंदर यहाँ पर अपने जो इग्लू होता है उसमें कालीन का यूज़ करने लगे हैं। ये खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने और तंबू बनाने में, नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहाड़ियों की गाड़ी स्लेज बनाने का काम भी करती हैं। इसके बाद जो भी खालें बच जाती हैं उन्हें व्यापारियों के हाथ बेचकर उसी से अपना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं, जैसे अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि। ये सारी चीज़ें ये उनको खालों को बेचकर खरीद लेते हैं। सील की चर्बी जलाकर रोशनी जलाने में काम आती हैं इनके। और ये लोग गर्मी के समय अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ के लोग रेंडियर, ध्रुवीय भालू और उनके झुंडों को पालते हैं, ध्रुवीय कुत्ते भी पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी आदि जो हड्डी खालें मिलती हैं। तो ध्रुवीय कुत्ते जो स्लेज गाड़ियों को खींचने का काम करते हैं और इससे इन्हें शिकार में सहायता मिलती है। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रावासियों ने जीवन में पर्याप्त अंतर उनके आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों को खालों के स्थान पर यहाँ पर जो फर वाले जो कपड़े हैं वो यहाँ इन्हें दिए जाएं, प्रोवाइड कराए जाएं। हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का ये प्रयोग कर पाएँ, तो इसके लिए प्रयास जारी है। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर क्या, मैंने अभी आपको बताया किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कालीन का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो प्रजातियां हैं, पशु प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे उनका क्षय होता जा रहा है, उनको उनमें कमी आती जा रही है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये उस जगह पर कालीन का प्रयोग करने लगे हैं। रूस की सरकार ने रेंडियर फॉर्म बनाए हैं जिससे कि इनके जीवन के स्तर को सुधारा जा सके। आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। उत्तरी अक्षांश आपने जाना कि टैगा प्रदेश जो हैं वो टैगा और टुंड्रा प्रदेश दोनों ही उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, 50 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य स्थित हैं। और आपने यहाँ के इसके जीवन यापन के बारे में जाना। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन और अत्यंत कठोर है, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोग
बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। धन्यवाद।